नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नेपाल इस समय भारी राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। देश में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों ने ऐसा रूप लिया कि तख्ता पलट की नौबत आ गई। खास बात ये रही कि ये आंदोलन युवाओं की अगुवाई में हुआ और इसे जेन जी आंदोलन नाम दिया गया। आंदोलन इतना ज्यादा प्रभावी साबित हुआ कि सत्ता बदल गई, लेकिन अब यह आंदोलन बेपटरी हो चुका है। नेपाल सत्ता की भूख, गुटबाजी और आरोपों के जाल में उलझ चुका है। आज सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी का अब नहीं रहा, सवाल है उस भरोसे का, उस सपने का जिसे नेपाल की जनता ने जेन जी आंदोलन के नाम पर देखा था। अब यही युवा क्रांति दो गुटों में बंटी हुई नजर आती है। एक गुट चाहता है कि सुशीला प्रधानमंत्री बने, दूसरा गुट ये कहा जाए घिसिंग को कुर्सी पर बैठाना चाहता है। यानी जेन जी जिसने पुरानी राजनीति को खत्म करने की कसम खाई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, आज वही अब खुद पुरानी राजनीति की तरह गुटों में बंटी हुई नजर आती है। इस पूरे बीच केपी शर्मा ओली का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। केपी शर्मा ओली ने अपनी नाकामियों का ठीकरा एक तरह से भारत पर फोड़ने की कोशिश की और कहा कि अगर वो भारत के सामने झुक कर रहते तो शायद उनकी कुर्सी बची रहती। इस मुद्दे को उठाकर ओली राष्ट्रवाद का मुद्दा भुनाना चाहते हैं। बहरहाल नेपाल के हालात फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी भी सामान्य नहीं हुए, भयावह ही नजर आते हैं। नेपाल में क्रांति के कितने किरदार हैं वो भी आपको समझना जरूरी है। खासतौर से अगर देखा जाए इस दौरान जेन जी जिसने पूरे आंदोलन की एक बड़ी तस्वीर जो है वो पेश की और उसमें बदलने की कोशिश की। दूसरी बड़ी भूमिका नेपाल की सेना का। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए बालेन शाह जो कि काठमांडू के मेयर हैं, सुशीला कार्की पूर्व चीफ जस्टिस हैं, कुलमान घिसिंग सागर ढकाल पूर्व क्रिकेटर हैं, हरका सपांग मेयर हैं धरान के। इन चेहरों के ही इर्द गिर्द ये कहा जाए इन दिनों नेपाल की राजनीति घूमती हुई नजर आती है। लेकिन अगर नेपाल का भविष्य ही इस तरह की गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच में फंस जाएगा तो ये कहा जा सकता है कि नेपाल का भविष्य बर्बादी की ओर जाएगा। इस जेन जी आंदोलन का मकसद, अब उस पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। आखिर इस जेन जी आंदोलन का मकसद क्या था? सुशीला घिसिंग दोनों के नाम पर गुटबाजी हो रही है और ओली एक तरह से अपनी खुद की नाकामियों का ठीकरा दूसरे देशों पर फोड़ रहे हैं, भारत पर एक तरह से कहा जाए कि उस पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या यही नए नेपाल की तस्वीर है? क्या नेपाल में लोकतंत्र अब वाकई में खतरे में है या फिर ये सब कुछ सत्ता की भूख का खेल है? इसी मुद्दे पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले जो जेन जी आंदोलनकारी हैं उन्होंने पीएम पद के लिए वोटिंग कराई और वो भी आपको समझ लेना चाहिए कि और इन युवाओं की पहली पसंद किसकी रही, कौन जो है ये कहा जाए कि वोटों के तहत सबसे आगे है और किसे कितने वोट मिले हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। देखिए जरा, ये फिलहाल चार जो बड़े चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द ही स्थिति फिलहाल बनती नजर आती है। उसमें सबसे पहला नाम सुशीला कार्की को अगर देखा जाए, एक तरह से सुशीला कार्की जो कि पूर्व जस्टिस रही है नेपाल की, उन्हें 58.9% यहाँ के युवाओं ने मत दिया। बालन शाह जो कि काठमांडू के मेयर हैं, उन्हें 32.1% मत मिला। सागर ढकाल पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्हें 7.1% मत मिला। हरका सपांग जो कि धरान के मेयर हैं, उन्हें 1.8% वोट मिले। तो ये कहा जाए कि इस वोटिंग के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो सुशीला कार्की सबसे शीर्ष पर रही हैं जिस तरह से इन्हें वोट मिला। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये भी बताते चलूं कि जिस तरह से सुशीला कार्की के बारे में उन्हें पहली पसंद की बात कही जा रही है, एक धड़ा हालांकि विरोध भी कर रहा है, लेकिन सुशीला कार्की को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, ये भी जरा जान लीजिए। सुशीला कार्की सबसे ज्यादा वोट पाने वालों में अभी शीर्ष पर हैं। पीएम बनने के लिए हालांकि सुशीला कार्की एक शर्त भी रख चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि भाई 1000 लिखित साइन होने पर ही वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार होंगी। सुशीला ये भी कह रही हैं 3500 से ज्यादा समर्थन पत्र एक तरह से उन्हें मिले हैं। आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह से अब यहाँ पर पहली पसंद तो सुशीला कार्की हैं, लेकिन एक धड़ा लगातार ये कह रहा है कि जिस तरह से सुशीला कार्की की उम्र है लगभग 70 वर्ष, उसको लेकर एक धड़ा लगातार ये कहता है कि वो युवाओं का नेतृत्व किस तरह से कर पाएंगे। लेकिन अब जल्द ही नई सरकार बने ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है, लेकिन युवाओं की मांग क्या है, युवाओं की डिमांड क्या है?
भाई यहाँ की जो जेन जी है उनकी डिमांड है कि जो संसद की स्थिति है वो पूरी तरह से भंग हो जाए, भंग की जाए संसद। साथ ही उन्होंने नागरिक सैन्य सरकार के गठन की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं की संपत्ति की बाकायदा जांच होनी चाहिए। जो भी नया यहाँ पर प्रधानमंत्री चुना जाए, नई सरकार चुने, वो जो पिछली सरकारें रही 17 सालों में, उन सभी नेताओं की संपत्ति की जांच हो। सेना की भूमिका जो है उसको भी लिमिटेड करने की बात यहाँ के युवा करते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने एक शर्त जरूर ये रखी है कि 6 से 12 महीनों के अंदर ही चुनाव हो। हालांकि अभी स्थिति बहुत एक अलग तरीके की नजर आती है। बार बार सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या अभी जिस तरह से आपातकाल की स्थिति नेपाल में है, उस बीच आखिर कौन चुना जाएगा प्रधानमंत्री। सवाल ये भी है, पूछता है इंडिया में, कि क्या जेनजी की क्रांति अब बिखर गई है, कई गुट एक साथ उभरते हुए नजर आते हैं। सवाल ये भी है कि सत्ता की भूख ने इस आंदोलन को क्या निगल लिया है। नेपाल का अगला पीएम कौन होगा, ये सभी के मन में सवाल है। सुशीला या घिसिंग या फिर कोई और, क्योंकि कई और नामों की भी चर्चा बड़े स्तर पर जोरों शोरों से की जाने लगी है। यही वो तमाम सवाल है जो हम अपने खास मेहमानों के साथ में जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। और एक और बात जो अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि फिलहाल अभी जो नेपाल की स्थिति है वो सेना के हवाले ही नजर आती है। बार बार यही बात की जा रही है, क्या पाकिस्तान के जिस तरह से हालात हैं वो एक तरह से सेना के कंट्रोल में पाकिस्तान है, क्या नेपाल भी वैसे ही हो जाएगा। दूसरी तरफ एक बात ये भी बार बार कई लोग कहते हैं कि नेपाल का चीन के सामने नतमस्तक हो जाना, पाकिस्तान का नेपाल में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाना, यही खासतौर से नेपाल की इस स्थिति के लिए एक बड़ा जिम्मेदार ये कदम रहा है। ये भी बात लगातार उठती नजर आती है। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी जुड़ रहे हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ में नेपाल की पत्रकार एंजिना कार्की जी भी जुड़ रखी हैं। साथ ही साथ नेपाल से ही हमारे साथ में जुड़ रखे हैं आरएनएसएस के केंद्रीय सदस्य डॉक्टर राजीव झा भी हमारे साथ में इस समय जुड़ रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत एंजना जी आप ही से करने की कोशिश कर रही हूँ। जरा आप वहाँ की स्थिति को बखूबी बता पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है इस दौरान नेपाल में, क्योंकि नेपाल में कहा जा रहा था जेनजी प्रदर्शन है और अब अगला प्रधानमंत्री, अगली सरकार कैसी होगी ये यहाँ के युवा ही तय करेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस आंदोलन का चेहरा कोई है नहीं, अपने आप में मल्टीपल इतने ग्रुप्स हो चुके हैं, कोई एक पक्ष के लिए तैयार नहीं होता, कोई दूसरा लगातार उसका विरोध करता रहता है। आखिर कैसे समाधान निकाला जा रहा है नेपाल में? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या है कि वातावरण तो बहुत नियंत्रण में है, आज से तो इतना आंदोलन का माहौल नहीं है, आंदोलन नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी सवाल सरकार कैसे बनेगा, सरकार किसके हाथ में जाएगा। एक सवाल क्या है कि जैन जी का लगातार वो भैरवनाथगढ़ में मीटिंग चल रहा है, वो जंगी अड्डा में जहां आर्मी चीफ का हेडक्वार्टर है वहां मीटिंग चल रहे है, अंदर बाहर जहां तक मीटिंग चल रही है। लेकिन मीटिंग का कोई वो नहीं आया, पर्पोज नहीं है, मीटिंग का मेन एजेंडा मकसद वो पूरा नहीं हुआ। तो क्या है कि फर्स्ट में मैंने आपको बहुत दिन से ये कह रहा हूँ कि यहाँ के ये जो आंदोलन है जैन जी के नाम से बहुत घुसपैठ चल रहा है, अभी भी घुसपैठ चल रहा है। आज का स्थिति भी क्या है, जैन जी बीच आपस में मुठभेड़ लड़ाई भी हुआ था, पीटमार भी हुआ था। वहां भी स्थिति नियंत्रण लेने के लिए भी सेना को भी मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार नहीं बनेगा तो सैनिक के हाथ में देश जाएगा, तो दल का भी एक आज भी दल का एक जो तीन दल है, माओवादी, कांग्रेस, एमएलए का, वो भी ये संविधान जगाने के लिए संविधान के परिधि में जाके ये संविधान के वो परिधि में बैठकर नए सरकार बनाने के लिए भी दल ने अपील कर रहा है। लेकिन ये जो जेनजी है वो नहीं मान रहा है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ में जो रूलिंग पार्टी है राप्रपा, वो जो संसद में थे इससे पहले सब पहले इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, वो दोनों दल ये संविधान के खिलाफ में है। मधेश
देशवादी संविधान के खिलाफ में संविधान दल की अभी क्या मांग है कि संविधान ये इसका संविधान को फाड़ना है, संविधान को जलाना है, दूसरा संविधान निर्माण करना है। सिर्फ 3 दल के लिए ये संविधान है। यहाँ भी ये वो डिस्कशन तो चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी डिस्कशन किससे करना है, लीडर कौन है, जेएनजी का मेन आदमी कौन है, इसके पीछे क्या छुपा है, अभी तक किसको पता नहीं चला। तो ये राज क्या है, इसके पीछे हिडन चीज क्या है, सबसे सब प्रॉब्लम यही है। सरकार अभी तक नहीं बनेगा क्योंकि सबका नाम एक्सपोज हो रहा है। सुशीला कार्की का नाम आया था, इससे पहला मैं आपको थोड़ा उस हिस्ट्री में जाऊंगा कि इससे पहला राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का अध्यक्ष रवि लामिछाने का भी बहुत नाम आया, तो उसके बाद में उसका बेइज्जती कर दिया सामाजिक संजाल में। उसके बाद सुशीला का आया, अभी उसका भी बेइज्जत हो रहा है। दूसरे कुलमान घिशिंग का आ रहा है जो कार्यकारी निर्देशक है विद्युत प्राधिकरण का, उसका भी अभी बिजली ऑफिस का वो कार्यकारी निर्देशक था, अभी वो रिटायर्ड वाला भी है, उसका भी नाम आ रहा है, वो भी बेइज्जत का है। जो वो विभिन्न माध्यम से बहुत आदमी का चर्चा परिचर्चा चल रहा है, लेकिन वो आदमी हो सकता है कि नहीं, जेएनजी मानेगा कि नहीं, जेएनजी कौन है, जेएनजी में घुसपैठ चल रहा है। तो ये से कारण जेएनजी भी पक्का भी नहीं है, उसका आप देख सकते हैं उम्र भी पक्का नहीं, जो सिर्फ स्टूडेंट लेवल का है। यही बात तो बहुत गंभीर हो जाती है, जो हम लगातार चर्चा भी करें अंजना जी, कि आखिर इन जो जेन जी जिन्हें हम कहते हैं, ये कहा जाए नेपाल के जो ये युवा पीढ़ी है, अब वो अपने हिसाब से सरकार बनाना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से संविधान तैयार करना चाहते हैं, वो अपने अनुसार ये तय करते हैं कि भाई हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की सरकार कैसी हो, संविधान कैसी हो, हमारा भविष्य उनके हाथ में है और हम जैसा चाहें उस तरह का नेता हो। लेकिन आखिर डील किससे की जाए? हमारे साथ में डॉक्टर राजीव झा भी इस समय जुड़े हुए हैं, जो कि नेपाल से ही हैं, आरएनएसएस के केंद्रीय सदस्य हैं। डॉक्टर राजीव झा, आपसे मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे समाधान कैसे निकल पाएगा? आखिर किससे कोऑर्डिनेट किया जाएगा? अभी तो ये जो पूरा आंदोलन है वो भी कई अलग अलग खंडों में बिखरा हुआ नजर आता है। किससे डील कर रही है अब यहाँ की सेना या फिर यहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है अब वो? थैंक यू। देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है तो अभी के माहौल में जो परिस्थितियां बनी है वो तो बयां करने लायक है नहीं, हर किसी को वो पता है। समाधान एक ही है हमारे नज़र में। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी जो जनरेशन जेड के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने अंतिम पुस्ता का अपने आप को नाम दिया है, तो एक ही संविधान है कि उनका क्लियर एंड कट डिमांड ये था कि इस व्यवस्था को परिवर्तन किया जाए, स्टॉप करप्शन। करप्शन को लेकर के उन्होंने इस मूवमेंट का स्टार्ट किया था। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे मीडिया में आई थी कि शेर बहादुर देउवा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके घर में कितने सारे पैसे मिले, या ओली के घर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैसे मिले। तो क्लियर एक लाउड एंड क्लियर एक मैसेज है कि जो करप्टेड हैं उनका नेतृत्व नहीं चाहिए। तो एक मांग ये भी बनती है, या एक समझने वाली बात ये भी है कि जब करप्शन के विरोध में जो युवा ने इतने तांडव मचाए, जिन युवा ने अपने जान का परवाह ना करते हुए एक परिवर्तन के लिए अपना जान आहुति दे करके यहाँ तक आए, तो क्या ये करप्शन में लिपटे हुए व्यक्ति द्वारा लादा गया, जबरन लादा गया 2072 का संविधान क्या मानेंगे वो? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो एक ही यहाँ पे निकास तो एक ही देखा जा रहा है कि 1990 का, यानी 2047 विक्रम संवत 2047 का जो संविधान है, अगर उसको कार्यान्वयन कर दिया जाए तो उसमें क्या है कि धर्म, संस्कृति, राजा, प्रजा और दल सबका अटने वाला एक ही प्लेटफॉर्म है 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेशक अभी का जो समाधान है वो ये हिंदू अधिराज्य राजा सहित का हिंदू राष्ट्र, जिसमें 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है, वही एक संविधान है अभी। लेकिन राजीव जी, मैं अपने बाकी गेस्ट का रुख करूं, जरा इसको आसानी से बताइए कि आखिर डील कौन कर रहा है इन युवाओं से, और इन युवाओं के कितने ग्रुप हैं, किस किस से डील किया जा रहा है? अभी का डील किनसे किया जाए, ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। अभी सेना के हाथ में जो अभी सत्ता गई है कहें, या समाधान के लिए नेतृत्व खोजने की जो तो उनको जो अधिकार दिया गया है, तो मेरी जहां तक समझ है वो सेना को भी समझना चाहिए कि बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, इन बच्चों का ही सिर्फ ये डिमांड नहीं है, और बहुत सारे अभियान है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे ग्रुप्स का उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट था या सपोर्ट था। बहुत सारे, अगर आप इंजर्ड का अगर आप डाटा देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग इंजर्ड हुए हैं जो कि जेनरेशन एक्स हैं, जेनरेशन वाई हैं। तो इसलिए जो
जो है अभी के स्थिति में सेना को भी हर लेवल से, हर समूह को टच करके, हर समूह से बात करके तभी समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ये नेपाल की जो है भविष्य निर्माण करने की बात है। अभी तत्काल सीधे ये मतलब इमैच्योर तरीके से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देना या कुछ कर देना, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्रांति के ऊपर फिर प्रतिक्रांति होने की संभावना भी है। तो अभी जो है एक लाइन में ये समझा जा सकता है कि करप्टेड लोगों द्वारा लादा गया संविधान के विरुद्ध में ये एक मूवमेंट चला था, इसलिए जो करप्टेड है उनको तो खैर जो दंड विधान है उस हिसाब से जाना ही होगा, और जो करप्टेड लोगों ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को लादा था उस कॉन्स्टिट्यूशन का ही विरोध में ये जेन जेड का जो बड़ी बात हो जाती है। रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी का मैं रुख करना चाहूंगी। बंसल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किसी भी आंदोलन की जब शुरुआत होती है हम देखते हैं कि एक अलग तरीके का प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन के बाद में बातचीत का जरिया निकालने की कोशिश की जाती है और उसके माध्यम से परेशानी को सुनकर समाधान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये कहा जाए कि फिलहाल नेपाल की स्थिति तो ये है कि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं और समाधान के लिए चर्चा किससे की जाए वो भी कोई नहीं। बात की जा रही थी पहले कि जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बैन हुए उसका विरोध, उसके बाद में भ्रष्टाचार का विरोध, फिर यहाँ की सरकारों का विरोध, फिर यहाँ के संविधान का विरोध, और अब विरोध करने वाले ही खंड खंड हो चुके हैं। बार बार ये चर्चा होने लगी है कि ये जो पूरा आंदोलन था वो दूसरी दिशा में जाकर हाईजैक हो चुका है। थैंक यू नाना, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अगर आप इसकी तह तक जाएं तो देखिए ये जो एक प्रेसिपिटेट हुआ है, जो भीड़ तंत्र है, जो मोब है, उसको कोई समझ ही नहीं है। उन्होंने किसी को पीछे उनके था जिससे कि इस तरह की घटना हुई, अब कोई उनका चेहरा नहीं जी। और चेहरा ना होने से वो उनको कुछ समझ नहीं है। और लेकिन एक बात अच्छी ये है कि अभी आर्मी ने जो अपने संभाला है उसमें मैं देख रहा था कि आर्मी के हेडक्वार्टर के बाहर ही जो दो ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, दो ग्रुप जो जैन जी वाले हैं यही आपस में लड़ रहे थे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये आई है, चाहे तो आप उसे सोशल मीडिया पे कमाल देखिए कि जो भी उन्होंने एक वोटिंग की है और वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट जो है सुशीला कार्की को मिले हैं। पुलमन का भी नाम आ रहा है, पुलमन का। तो इसमें उन्होंने इतनी बात जरूर है, सुशीला कार्की ने जो ये लिखा है, शर्त रखी है कि मेरे पास में कम से कम 1000 लेटर आने चाहिए, साइन होने चाहिए, और 3500 जो है उनके पास में ऑलरेडी लेटर आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा है ये। और इसमें ये बात होगी कि जो भी एक किसी को ये जिम्मेवारी दी जाएगी वो उसको फ्री होना चाहिए अपने एडवाइजर चूज करने के लिए। उसमें ऐसा नहीं है कि यंग जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो उसमें घुस जाएं और कुछ ठीक काम ना करें। एक बात भूल रहे हैं सब लोग कि ये जो अभी एक इंटरिम सरकार है, ये कोई डिसाइड नहीं करेगी, ये कोई जो है संविधान नहीं बनाएगी। ये तो एक अभी को संभाल करके एक इलेक्शन कराए जाएंगे और इसमें जो समझदार हैं वो बालेन साहब है। बालेन साहब को मत भी कम मिले हैं, लेकिन जो पता लगा है, जो उनकी भावना, वो चाहते हैं कि भाई वो इससे दूर रहे, क्योंकि जो समझदार आदमी वो दूर इसलिए रहेगा कि ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है इसमें कोई भी कुछ अच्छा करके नहीं दिखा सकता और गलतियां जो भी होगा उससे होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसका फ्यूचर खत्म हो जाता है आगे का। तो बालेन साहब बड़ी अच्छा वो अपनी चालें चल रहे हैं कि उन्होंने अभी मना कर दिया है जब इलेक्शन होगा उस समय वो इलेक्शन में आएंगे और एक परमानेंट खिलाड़ी के रूप में, हालांकि चाहे उनका इलेक्शन होता है या नहीं होता है, लेकिन ये एक अच्छी सोच है। तो इस प्रकार से सारे बातों को देखना, क्या संविधान होगा, पहला रहेगा, बात करें, ये सारी चीजें बहुत अभी इस समय जो है बहुत जल्दी है। अभी तो सबसे बड़ी बात जो दो बातों को है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, दूसरा जो है ये एक ठीक प्रकार से जल्दी चुनाव कराए जाए और चुनाव में कोई अच्छे ऐसे जो नॉर्म्स बनाए जाएं, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, पुरानी पार्टी को टिकट देना है या नहीं देना, ये सब देखा जाए। क्योंकि अगर पुरानी पार्टी को टिकट दिया जाता है तो लोग चुन के आ जाएंगे वही मैनिपुलेट करके, और जब मैनिपुलेट करके आएंगे वो भ्रष्टाचार बना रहेगा उसमें। तो इस तरह से देखते हुए, जो कि अब बिल्कुल प्रूव हो गया है कि चाहे वो पार्टी पक्ष में है या विपक्ष में है, सत्ताधारी है, सर, लेकिन अभी ये तो मुझे लगता है ये तो कांटो भरा ताज हो जाएगा, ये तो कांटो भरा ताज है, इसीलिए सब इससे बचने की भी कोशिश कर रहे हैं संजीव जी। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री रहे हैं केपी ओली, उनकी तरफ से बाकायदा पत्र लिखकर ये कहा जाए कि वो खुद की नाकामियां दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को भी आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि अब जो नई सरकार का एक तरह से जो भी गठन होगा, जो नए प्रधानमंत्री होंगे, उनके लिए चुनौतियां तो कई होंगी, लेकिन भारत के साथ में उनके किस तरह से रिश्ते रहे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वहां की जनता, वहां की युवा पीढ़ी बहुत अच्छे से समझती है।
संजीव जी कहूंगा। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर। जी हाँ, देखिए नैना जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो अभी तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली जी उन्होंने बड़े ब्लंडर्स किए हैं, जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी और जनता के असंतोष को, उनके रोष को, उनकी समस्याओं को, उनके दुख दर्द को समझने के बजाय, उसको एड्रेस करने के बजाय, जिस तरीके से उन्होंने युवाओं के मुंह पर पट्टियां लगाने का, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताले जड़ने का जो कार्य किया, वो सबसे पहला ब्लंडर था। दूसरा ब्लंडर उन्होंने किया कि जब लोग ये जो जंजी है वो जब सड़कों पे आए तो आपने उनके ऊपर एक निर्मम तरीके का बल प्रयोग किया। पहले ही दिन जो पुलिस की जो फायरिंग में 20 लोग मारे गए, 500 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की रिपोर्ट थी। अनेकों युवा क्रिटिकली इंजर्ड हैं, अभी भी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। और जाहिर है कि ये जो दूसरा ब्लंडर उन्होंने बल प्रयोग करके किया, और जिसका कि परिणाम ये हुआ कि उनकी सरकार गिर गई और वो जाहिर है कि सत्ता से बाहर हो चुके हैं, बेदखल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है नैना जी कि अभी भी जो केपी शर्मा ओली हैं, वो अपनी विफलताओं का जो ठीकरा है वो अन्य भारत के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य लोगों पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि उनका जो मस्तिष्क भ्रम है, जी सर, देखिए केपी ओली के ऊपर खुद कई आरोप लगते रहे। वो खुद ही लगातार ये कहा जाता रहा कि भाई वो यहाँ की समस्याओं को नहीं समझ पाए, युवाओं की जो समस्या बेरोजगारी सबसे बड़ी थी उसको सॉल्व नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में चरम पर रहा, जो तमाम परेशानियां हैं वो चरम पर रही। और क्या यही वजह कहा जाए सुदर्शन जी, जिस तरह से हम पिछले कुछ वक्त से देखते रहे हैं कि केपी ओली का सीधे सीधे चाइना के सामने कहा जाए पूरी तरह से सरेंडर होना, उनके सामने नतमस्तक हो जाना, चीन से जब लौटते हैं उसके बाद में एप्लीकेशंस पे बैन लगा देना, ऐसी एप्लीकेशंस जो चाइना ओरिएंटेड नहीं है, जो चीन ओरिएंटेड है वो एप्लीकेशंस तो यथावत हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपने घर में इतने अंदर तक दाखिल कर लेना या होने देना, जो उन्हीं के लिए ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करता चला गया। लेकिन वो इसके बावजूद जो ठीक रहा है वो उनको भारत पे वो फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुद का बोया हुआ पेड़ उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन गया है। नैना जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। आप बिल्कुल सही निशाने पे आपने तीर मारा है। देखिए, जो भी हो रहा है जेंजी के नाम पे, जो हो रहा है वहां पे अराजकता जो हो रही है जी। ये कथा कहने के लिए है कि सोशल मीडिया एप्स के बैन करने से हुआ है और तब तक बहुत कुछ हो गया था, सही है, लेकिन वो इमीडिएट कॉज है। एक्चुअल जो कॉज है वो तो बहुत बड़ा है। आप देखिए, हम ये एक तरीके से भारत को एक पूरी तरह से रिंग कर रखा है। और आप एक एक जगह को देखिए, पाकिस्तान सबसे पहले कोशिश की गई कि सत्ता पलट करने की, पाकिस्तान में जो हुआ आपने देखा, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल। बांग्लादेश और अब नेपाल में ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो चुने हुए नहीं होंगे, जो नॉमिनेट किए हुए हैं। और नॉमिनेट कौन कर रहा है यहाँ पे एट द मोमेंट? कर रहा है अमेरिका या डीप स्टेट कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहे, लेकिन अमेरिका। एक तरह से आप मान के चलिए, भारत का जो राइज है $4 ट्रिलियन का, और 4 से लेके जब तक $10 ट्रिलियन भारत नहीं पहुंचेगा तब तक हमको ये सारी समस्याएं सामने से आएंगी, हमें झेलनी पड़ेंगी। दूसरी बात, आप ये भी मान देखिए, आपने बिल्कुल सही इशारा किया घटनाक्रम का। पहले शुरू होता है, चीन ओली को ही चाबी लगाते हैं और कहते हैं कि आप लिपू लेक के ऊपर अपना जरा हाथ डालें, यहां तक कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदला, मैप बदला। फिर वही चीन हिंदुस्तान के साथ करार करता है ट्रेड का एससीओ के दौरान, और एक पॉइंट कहां से होगा ट्रेड? लिपू लेक। अगर लिपू लेक से चाइना और इंडिया का ट्रेड हो रहा है, मतलब क्या है? लिपू लेक हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसी के खिलाफ ओली ने
बात भी की होगी शी जिनपिंग से और चीन से, वापस आते हैं और वापस आते ही उन्होंने सोशल मीडिया पे एप्स बैन किए। बिल्कुल। नाम देने के लिए यह कहा कि हमने आपको मौका दिया है, आप रजिस्टर करिए। जिसने रजिस्टर किया उसको अलाउ किया, जिसने नहीं किया उसको नहीं अलाउ किया। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी इस तरह से की गई। और जैसे कार्की जी हैं और हमारे आरएनएसएस के सदस्य हैं, वो राजीव झा, वो ज्यादा विस्तार में बता पाएंगे मुझसे। लेकिन प्रक्रिया ऐसी थी कि जिसमें उन्होंने इंश्योर किया कि मेटा और फेसबुक ये सब नहीं कर सकते हैं, जबकि काफी सारा बिजनेस और कम्युनिकेशन नेपाल में जो बाहर नेपाली हैं वो अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ पैसा भेजना हो या फिर बिजनेस करना हो, वो सारा का सारा होता था इन्हीं एप्स के जरिए। आपने ये एप्स बैन कर दिए तो नेचुरली वहां पे लोगों को गुस्सा आया। तीसरी बात आप ये देखिए, आपने क्या किया है। आपने चीन ने पहले एक ऐसी कोशिश की है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर डोकलाम में कुछ नहीं कर पाया जी, गलवान में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कौन सा ऐसा हिस्सा है हिंदुस्तान का जहां बिल्कुल हिंदुस्तान खुश है, सोचता है कि यहाँ पे हमारा हमला नहीं होगा? नेपाल के जरिए हमारा सॉफ्ट अंडरबेली गैंजेटिक प्लेन। अगर गैंजेटिक प्लेन में चीन घुस जाता है तो उसको एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। तो एक ये थी चीन की समस्या की रिक्वायरमेंट। उल्टा अमेरिका का देखिए, अमेरिका ने कोशिश करके इंडिया को डिस्टेबलाइज करना ही है। ट्रेड एक माध्यम था जिसकी वजह से उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा कि ट्रेड से कुछ हो नहीं रहा है। उन्होंने बांग्लादेश में भी कोशिश कर ली, उन्होंने बहुत कोशिश की ना, यहाँ पे हाफ फ्रंट में बहुत कुछ करने की किया, वहां भी नहीं हुआ। अपना अब एजेंडा सेट नेपाल करने की की बारी, कोशिश की। जी जी। अब नेपाल की बारी है। नेपाल में भी वो अपना पिट्ठू पर बैठाना चाहते हैं ताकि फिर उसको उसके जरिए हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाल पाए। बिल्कुल। और ये चीज जो है नेपाल की जनता को बिल्कुल साफ दिखाई देता है। 14 साल में 11 प्राइम मिनिस्टर बदले हैं और वही चेहरे घूमते रहते हैं, रिवॉल्विंग म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं सबके सब। सर, ये बात आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि 17 साल में हम लगातार देखते रहे, 15 बार सरकारें गई, लेकिन अंजना जी, जो सुदर्शन जी जो बात कह रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ के युवा बखूबी चाइना और अमेरिका की इस चाल को समझ रहे हैं क्या? तभी वो यहाँ पर, चाहे बात यहाँ के संविधान की हो, सरकार की हो, या ऐसे लोगों को चुनने की बात कह रहे हैं कि जिनका पॉलिटिकली कोई इन्फ्लुएंस ना हो। भारत की भूमिका वो बखूबी समझती है वहाँ की जनता, वहाँ के युवा, कि कितना इंपॉर्टेंट है। अंजना जी। हाँ, क्या है कि जो एक्सपर्ट ने बताया कि वो सही बात है कि नेपाल में म्यूजिकल चेयर जैसे नेपाल के सरकार वही चेहरा है, वही आदमी सिर्फ घूमते हैं। वो 3 आदमी का उसमें वो 3 आदमी का डिस्कशन में सरकार बनता है, सलाह सुझाव में सरकार बनता है, वो 3 आदमी के कोलिशन में सरकार बनता है। सिर्फ 17 साल में काम यही है, बजट यही है, सिर्फ करप्शन काम कैसा आता है, पैसा कहाँ से मिलता है, वही काम है। युवा के लिए कुछ नहीं किया। वो सही बात है, फ्रस्ट्रेशन था। अभी का वो आंदोलन नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन का लास्ट जो हुआ था वो वाला फ्रस्ट्रेशन का वो लास्ट एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन बाहर आया। क्या है कि अभी का जो जेएनजी का नाम की आंदोलन है, इसमें हम भी बहुत इसमें वो घबरा हूँ, देश भी घबरा है, सारे आप पड़ोसी देश के नाते से आप भी घबरा है, क्योंकि सुरक्षा, शांति सुरक्षा भी अभी अच्छा से हो सकता है कि नहीं, इसमें भी शंका है। क्या है कि यहाँ के जो कस्टडी वाला आदमी है वो भी कस्टडी तोड़ के बाहर जेल से बाहर आ रहा है, वो भी दिक्कत का बात है। और क्या है कि इसके पीछे क्या है खास वजह यह है, ये है क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के छोटे पार्टी जो छोटे पार्टी था, वो पार्टी वो यहाँ के राप्रपा वाला पार्टी, रासोपा वाला पार्टी, वो भी ये संविधान के खिलाफ में थे, नाराज में थे। संविधान में इतना त्रुटि है जो फॉरेन अफेयर्स के लिए भी कोई
नहीं लिखा है, किसी चीज के लिए भी कोई नहीं लिखा है, तो संविधान बहुत त्रुटि है, क्योंकि ये संविधान किसी मकसद के लिए, किसी देश के खुश के लिए, किसी दल के खुश के लिए सिर्फ ले आया है। इस संविधान में त्रुटि था, अभी भी बिल्कुल, संविधान और का इसी को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। के बंसल जी कितना सहमत है यहाँ पर? ये जो नाराजगी, संविधान को ठीक करने की मांग की जा रही है। दूसरी बात, अगर इंडिया के स्टैंड की बात मैं करूं तो आपको इंडिया की भूमिका इस दौरान, इस पूरे परिस्थितियों के बीच में क्या नजर आती है, किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, इंडिया जो है वो किसी के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी नहीं देता है, पर एक बात देखने की यह है कि इंडिया का और नेपाल का जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो बहुत करीबी है। उनका हमारा बहुत एक क्लोज रिश्ता है। क्लोज रिश्ता ये है कि जो गोरखा रेजिमेंट है, जो वहाँ के सैनिक हैं, वो भारत की फौज के अंदर में रहते हैं। भारत के ऑनरेरी रैंक के पास में है, उनके ऑनरेरी रैंक हमारे पास में है, तो हमारी बड़ी घनिष्ठता है। हमारी जो है भाषा भी करीब करीब एक ही है। इन बातों को देखते हुए भारत के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन जो अपर लिमिट पे वो होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए, या चाइना ने कुछ उनको थोड़ा लालच दे दिया, पैसा दे दिया, इन्वेस्ट करा दिया, BRI कर दिया, तो उस तरफ झुक जाते हैं। वो अभी ये समझना चाहिए इनको कि चाइना जो है वो कर्ज के जाल में फंसा करके और बर्बाद कर देता है हर एक कंट्री को। चाहे आप श्रीलंका ले लीजिए, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। उनको ये समझना चाहिए कि जो भारत की एक नीति है वो निस्वार्थ है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो है एक फॉर्मूला, जो हमारी एक सिद्धांत है, तो उसको देखते हुए भारत से को, लेकिन भारत इस समय डायरेक्ट कुछ ऐसा इंटरवेंशन नहीं कर रहा है। हालांकि जो उनके यहाँ पे एम्बेसी है उसको पूरी सुरक्षा दे दी गई है, बॉर्डर पर चाक चौबंद है, और ये ऑफर क्या है कि किसी भी तरह की अगर मदद चाहिए वो दी जा सकती है। और ये भी बात जरूरी है कि वहाँ पर जो कुछ कैदी हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टेररिस्ट हैं। पहले भी ऐसा दिखाया गया है कि जो टेररिस्ट हैं वो भारत में आए हैं नेपाल के थ्रू, और जो जेल अभी तोड़ी गई, इसमें चार्ल्स शोभलाभ था, उस जेल को जो खतरनाक कैदियां रखते हैं, उसमें से भी लोगों ने भागने की कोशिश की है। तो इन बातों को देखते हुए, अब भारत नजदीक है, तो जो अमेरिका कुछ मदद नहीं कर सकता, दूर बैठा है, कुछ डॉलर दे दिए कभी और वो कर दिया। लेकिन अगर आप देखते हैं जो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि अभी आप देखिए सबसे बड़ी चिकित्सा होती है, जो चिकित्सा है, भारत एक वर्ल्ड क्लास जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं। आपने देखा होगा बांग्लादेश के भी ज्यादातर ट्रीटमेंट यहीं पे होते हैं। इसी प्रकार से बांग्लादेश को हम इलेक्ट्रिसिटी देते, तो और दिन हमारा जो 1600-1700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और वो बॉर्डर एक पोरस बॉर्डर है। कोई वहाँ पे जो ऐसा नहीं है कि भाई कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो इन बातों को देखते हुए नेपाल को जो है भारत के साथ में मिलकर रहना, उनके जवानों को और उनके नेताओं को ये बात समझ आ जानी चाहिए। जहां तक आपने भारत का कहा कि भारत जो है अभी डायरेक्ट इंटरवेंशन कर नहीं सकता, लेकिन वहां पर जो है किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या वहां पर कुछ ऐसा अपना अभियान चला सकता है जिससे कि नेपाल में एक जो है एक मजबूत सरकार बने, सुरक्षा रहे, और उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो वो किसी तरह से एक जो बैकग्राउंड में है या वो कर सकता है। लेकिन डायरेक्ट तो अभी इतनी बात जरूर है कि भारत ने उसका जो है खंडन किया है कि ऐसी वायलेंस वहां नहीं होनी चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री पहले से कहते रहे हैं कि किसी प्रकार का जो है सोल्यूशन वो वायलेंस से नहीं होता, डिप्लोमेसी डायलॉग से होता है। बिल्कुल, और इंडिया की हमेशा से सब पॉलिसी यही रहती है कि हर चीज शांति के माध्यम से चीजों को सॉल्व किया जाए। हिंसा कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं होता। संजीव जी, लेकिन वही बात, इसी को अगर मैं चाहूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अगर हम भारत की बात करें और भारत से जुड़े हुए आसपास के इलाकों की, राज्यों की, देशों की बात करें, भारत हर रूप में बड़ा प्रोग्रेसिव है। हम लगातार देखते हैं, चाहे बात रोजगार के मामले में हो, बढ़ती अर्थव्यवस्था के मामले में हो, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के मामले में हो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का डेवलपमेंट पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है। लेकिन उसके पड़ोसी मुल्क, चाहे बात नेपाल हो, चाहे बात पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, हम इनकी स्थिति बड़ी दयनीय, चिंता वाली नजर आती है। नेपाल के युवा ये भी देखते रहे होंगे, वो बखूबी ये जानते हैं कि इंडिया कितना प्रोग्रेसिव है और नेपाल उसके आगे, वहां के युवा कितना पीछे हैं। जी जी बिल्कुल नैना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। नेपाल के युवाओं के अंदर एक भारी असंतोष है, भारी रोष है। वहाँ के लोकतंत्र के नेताओं को, जिनके ऊपर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी नेपाल की जनता ने दी थी 2008 के बाद से, उसमें वो सभी विफल साबित हुए हैं। और ये चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो या अन्य दल हो, ये सभी की एक सामूहिक विफलता है। सबको आत्ममंथन करना होगा। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत और नेपाल के रिश्तों का प्रश्न है, ये रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं है, सिर्फ आर्थिक नहीं है, सिर्फ
सामाजिक रिश्ते नहीं है, ये सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं, आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। और जाहिर है कि इन रिश्तों का एक बड़ा महत्व है। रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल और भारत का है। और नेपाल में यदि अस्थिरता फैलती है, नेपाल के लोग यदि कष्ट में दुख में रहते हैं, तो इससे पूरा भारत भी दुखी होगा। भारत और नेपाल के रिश्तों की जो गहराई है वो अपार है। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत की सरकार जो कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर चलती है, वो नेपाल को के अंदर की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, वहां पर लोकतंत्र के भविष्य को बनाए रखने के लिए हम जो भी सलाहकारी, लेकिन संजीव जी, वहाँ के जो ये कहा जाए ओली साहब थे, वो तो अभी भी कोई दूसरा ही राग अलापने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह की उनकी नफरत है, किस तरह के उनके ये नफरती बोल है? क्या यहाँ पर इस जेंजी को या फिर इस पीढ़ी को भी भड़काने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, ये नकारात्मक सोच वाले जो नेता हैं वो हर जगह, हर एक समाज में, हर एक राष्ट्र में होते हैं। ओली उसी तरीके के एक नेता दिखाई देते हैं जो कि एंटी इंडिया जो प्रोपेगेंडा करके अपने रिलेवेंस को, जो घटता हुआ उनका रिलेवेंस है, जो कि वो उनका जो भी कैरियर आगे जो डूबता जा रहा है, उसको बचाए रखने के लिए उन्होंने एक एंटी इंडिया प्लैंक इस्तेमाल किया है। पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं। पहले भी वो नेपाल की राजनीति में अपने आप को बनाए रखने के लिए वो भारत को टारगेट करके अपने आप को लाइमलाइट में रखने की कोशिश करते थे। तो ये इस तरह की राजनीति नहीं चलने वाली। मैंने जैसा कहा, भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार नहीं डाली जा सकती, चाहे वो कोई महाशक्ति हो, चाहे वो नेपाल के अंदर के बैठे हुए कई ऐसे नेता हो, ओली जैसे नेता हो, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। नेपाल और भारत का रिश्ता अटूट है, अटल है, और ये बहुत ही गहरा और मजबूत रिश्ता है। और भारत सरकार नेपाल को हर तरीके की मदद प्रोवाइड कराएगी और नेपाल में शांति, सुरक्षा और मुझे लगता है कि संजीव जी, हमेशा से इंडिया उसी रूप में एक सपोर्टिव वे में हमेशा नेपाल के साथ में रहा भी है। लेकिन राजीव झा जी, केपी ओली के जिस तरह से बयान, जो अभी बातें, उनका पत्र का जो एक हिस्सा है, वो भी उनके उस छवि को दर्शाता है कि वो खुद को तो राष्ट्रवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अभी भी वो यहाँ की युवाओं के बीच में जो विद्रोह की आग जिसमें अभी भी धधक रही है, वहां पर युवाओं के बीच में अभी भी या तो ये बताने की कोशिश करें, भाई मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, मैं तो अभी भी देश का सोच रहा हूं, यहाँ पे जो परिस्थिति हुई उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूसरे देशों का लेना देना है। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे अग्रज जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों से बड़ी विनम्रता पूर्वक ये आग्रह कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सोच बदलने की आवश्यकता हम जैसे युवाओं में कहें या हम जैसे नेपालियों में थोड़ा सा आग्रह ये है कि भारतीय लोगों को थोड़ा सा सोच बदलना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहूंगा, बड़ा इम्पोर्टेंट अहम विषय। जैसे कि शंघाई मीट में जाते हैं, वहां पे नरेंद्र मोदी जी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और उसके बाद में ओली वहां पे मिलते हैं। और वहां से आने के बाद में ओली अब शी जिनपिंग को क्या कंप्लेन करता है, उसके बाद में हमारे यहाँ पे देश, हमारे नेपाल में एक अलग किस्म का एक ट्रोल चलता है। फिर मोदी जी का एक ट्वीट आता है कि नेपाल से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है कह के, और उसके थोड़ा ही तुरंत बाद जो है यहाँ पे वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात क्या है कि चाइना का जहां तक सवाल आप लोग बार बार करते रहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चाइना और नेपाल का कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चाइना का ना हमारा भाषा मिलता है, ना संस्कृति मिलती है, ना वो तो गाय और सुअर दोनों खाता है, तो उससे हमारा क्या रिलेशन। अब मैं आपकी इस बात को ये समझ नहीं पा रही हूँ कि चाइना और नेपाल का आप कनेक्शन नहीं मान रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने अगर नेपाल को लेकर पॉजिटिव वे में अगर ये पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद में वहां पे स्थिति बिगड़ी है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो तो मेरे इशारा को समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा, आप चाह रहे हैं कि ओपन होने के लिए, मैं ओपन हो रहा हूँ। देखिए, जहां तक चाइना की सवाल है, ये ओली जो है ये हमेशा से एंटी इंडियन मूवमेंट को यहाँ पे वर्बली बढ़ावा देने का कोशिश किया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ के जो युवा पीढ़ी है उनको बहुत अच्छा से पता है कि भारत से हमारा सिर्फ रोटी बेटी का संबंध नहीं है, भारत से हमारा आध्यात्मिक संबंध है, भारत से हमारा धार्मिक संबंध है, भारत हमारी परिपूरक है। हम और भारत जो है एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। जैसे अब थोड़ा सा ये भी हम कहना चाहेंगे कि हम बड़े भाई और छोटे भाई वाले कंसेप्ट को लेकर के नहीं चलते हैं, क्योंकि हमारा एक अपना इतिहास है, हमारा एक अपना संप्रभुता है। इस
इसलिए वो चीज को थोड़ा सा समझने की देरी है कि ओली एक व्यक्ति है महज, वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर वो भारत को लेकर के चाइना के साथ में जा करके कोई डील करे या कोई अगर गुटुर कर ले, तो उसको जो है पूरे नेपाल का नहीं मानना चाहिए। मोदी जी को या अमित अरे शाह जी राजीव को या जो जी, भी अगर देश का कोई प्रधानमंत्री अगर देश को लेकर अगर कोई एक्शन लेगा तो वो देश हित में माना जाएगा। अगर मैं आपसे अभी चर्चा कर रही हूं तो मैं इंडिया डेली के बिहाफ में बात कर रही हूं। अगर आप ये मान के चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश में जाते हैं तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हैं। तो वही तो हम आपको बता रहे हैं कि उसने जो किया उसको एक सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव माना जाए, उसने जो वहां पे जाकर के सबमिट में किया उसका रिजल्ट तो नेपाल में इमीडिएटली मिला ना, तो वो रिजल्ट कहाँ से मिला वो तो सोचने वाली बात है ना। नहीं, सुदर्शन जी क्या कहना चाह रहे हैं राजीव जी? मैं बड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ उनकी इस चीज को लेकर। पीएम मोदी के पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं नेपाल और चाइना का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिस तरह से अभी हम बातचीत कर रहे थे। देखिए नैना जी, मैं खुद जरा सा कंफ्यूज हो गया हूं कि वो कहना क्या चाहते हैं। हाँ। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वो ये बोलना चाहते हैं कि नेपाल और भारत का जो रिश्ता है वो सांस्कृतिक भी है, आध्यात्मिक भी है, बहु बेटी का भी है और बहु बेटी रोटी का भी है, ये हम सब पूरी तरह से सहमत हैं। एक जरूर चीज है भारत जो नेपाल के युवा के लिए भारत का जरा सा प्रॉब्लम रही है, वो है अग्निवीर। जब से वो अग्निवीर प्रोग्राम शुरू हुआ तकरीबन 50 से 80 हजार नेपाली जो हमको हमारे भारतीय फौज में आते थे उनका आना बंद हो गया, जिस वजह से वहां पे संभवतः जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है। और एक कारण ये भी है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने का। जो भी वजह है इस चीज को सॉर्ट आउट करना भारत के लिए बहुत जरूरी है, ये मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। दूसरी बात, जहां तक के ओली साहब का संबंध है, ये तो पहले से ही पता है कि वो चीन के गोद में बैठे हुए थे और उन्होंने वही किया जो चीन के हित में था। आप देखिए, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रास्ते हो, चाहे वो जहां जहां पे उन्होंने चीन ने पैसे मांगे उन्होंने पैसे दिए। और चीन के साथ डील करने का एक ही फायदा होता है या एक नुकसान होता है। फायदा यह है कि चीन पैसे दे देता है, अकाउंटिंग नहीं करता, तो ये जिसने भी पैसे लिए उसको फायदा है। लेकिन आपने ऑन ग्राउंड कुछ पैदा नहीं किया तो नेचुरली आवाम जो है, लोग जो है वो नाराज होते हैं। ये भी मत भूलिए, एवरेस्ट और एवरेस्ट के आसपास के इलाके में चीनियों ने अपने गांव बसा रखे हैं। ये जहाजी भी जानते हैं और कार्की जी भी जानती होंगी कि वहां पे काफी हिस्सों में चीनियों ने अपने गांव बसाए हैं और वो नेपाल का हिस्सा है, नेपाल के बाउंड्री पिलर्स तोड़ दिए हैं। तो ये तो साफ दिखाई देता है। अब आते हैं हम कि भारत ने क्या करना चाहिए। जी कुछ कह रही थी नैना जी, प्लीज। हाँ नहीं सर, मैं अब भारत को क्या करना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन जो राजीव जी कह रहे थे मैं उसमें बड़ा कंफ्यूजन में आ रही थी। जेके बंसल जी, मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से चाइना और नेपाल के कनेक्शन की बात की, वो कह रही कि ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उसके बाद में सिचुएशन अलग हुई, ब्रिक्स में देशों की मुलाकात हुई और उसके बाद में क्या हुआ नहीं कहा जा सकता। राजीव जी यही बात थी ना? एक मिनट नैना जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। हमारे सुदर्शन सर ने बड़ा अच्छा इस पॉइंट को पकड़ा है। मेरा कहने का मतलब देखिए, चीन जो है वो ड्रैगन नीति पे चलता है। हाँ। आप बताइए, नेपाल की टोटल जनसंख्या सिर्फ 3 करोड़ है। 3 करोड़ में से 80 लाख जनसंख्या बाहर रहती है, बाकी के जनसंख्या भी उतना कहा नहीं जा सकता कि नेपाल में कितना है। बस आप सभी लोग मुझे एक जवाब दे दीजिए कि 1.5 करोड़ जनसंख्या वाले एक भूमि को लेकर के चाइना क्यों इतना बवाल खड़ा करेगा? वो भारत से क्यों अपना रिलेशन बिगाड़ना चाहेगा? जबकि ग्लोबल हीरो बनने की बात चल रही है, भारत और चाइना एक जगह पे हो जाए तब तो अमेरिका ऐसा ही मात खा जाएगा। थोड़ा सा इस लाइन में भी सोचने की आवश्यकता है। जेके बंसल जी, राजीव जी की बात से कितना सहमत है? चाइना के साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव दिखाता रहा है, ऊपर से चाइना दिखाता है, लेकिन उसकी जो एक विस्तारवादी नीति है वो सबके लिए दुखदायक है। उसमें जैसा कि अभी बताया गया कि भाई जो एवरेस्ट के पास में भी जो उन्होंने गांव बसाए हुए हैं और वो बॉर्डर पर जो एक हर तरह का एक डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं, तो ये चाइना की नीति है। दूसरा, जो चाइना के कम्युनिस्ट वो है, आप एक बात समझिएगा कि जब से ओली जो चाइना से आए हैं और वो चाइना का उनके ऊपर प्रभाव तन्नामन स्क्वायर का पड़ा है, जब वहां पर गोली चली थी, वही बात देखते हुए इन्होंने आते ही जैसे
अभी प्रदर्शन हुआ तो गोली सीधे चला दी, कोई बातचीत करने की जो है जरूरत नहीं समझी। अगर ये बातचीत करते, आप जहां भी देखिए इस तरह की गोलियां चली हैं वहां पे इसी तरह का हुआ है, चाहे आप बांग्लादेश में ले लीजिए या आप श्रीलंका में ले लीजिए, और चाहे ये अभी जो है नेपाल में ले लीजिए। एक जो मैच्योर लीडरशिप होती है उसको संयम रखना पड़ता है, अपने लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, बातचीत करके द्वारा उनको खुद सामने आना चाहिए था और जो फैसला लिया था उनको बदलना चाहिए था। और जिसके बाद में सबसे बड़ी, आप एक बात क्यों भूल जा रहे हैं कि जो वहाँ का जो जैन जी को जो खुंदक या जो उनको परेशानी ये थी कि जो सारे लीडर्स हैं उन्होंने पैसा इकट्ठा करके कहीं दुबई भेजा हुआ है, जो है प्रचंड ने वो हिल्टन होटल बनाया हुआ है, इनके जो नेपो जो इनके नाते पोती या जो इनके रिश्तेदार थे वो गाड़ियों में आते थे बड़ी बड़ी में वहां पे, जो जो गरीब लोग थे जो उनको उनको एक तरह से बड़ा एक डिस्पैरिटी है, वो डिस्पैरिटी जो वो अपरेंटली हो जाती है और पता चल जाता है कि इतना सबने जितने भी ये लोग आए हैं एक साल में, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, उसको लूटते रहे, कोई किसी जनता की परवाह नहीं की। और परवाह करने के लिए जब वो सत्ता के नशे में इतने मस्त हो गए कि रियल ग्राउंड से वो जो है दूर हो गए और सिर्फ यही जोड़ तोड़ करते रहे कि इसके बाद प्रचंड के बाद ओली के बाद दहबार, ये इस तरह से वो आना जाना चलता रहा, आपस में एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहे, जो है नेपाल को लूटते रहे, बाहर पैसा भेजते रहे या अपने बच्चों के लिए या उनके लिए करते रहे। तो ये भी तो एक मूल कारण है, जो सारा प्रॉब्लम की जड़ ये भी तो है, भ्रष्टाचार जो वहाँ पे बड़े पैमाने पे था, लोगों के बाद में बेरोजगार था। तो इन सबको देखते हुए ये सब एक प्रेसिपिटेट हुआ है। ये जो बैन लगाना तो एक जरूर जो है जैन जी को उसमें इनकन्वीनियंस हुई है, अपने जो घर वालों से बात नहीं कर पाए, वो अपना जो है उनका काम थे वो खत्म हो गए, लेकिन ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था। दिस वाज द लास्ट नेल इन द कैप। कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे? राजीव जी। जी नैना जी, बस यही कि मतलब मेरा जो बात था उसमें कंफ्यूजन का बात नहीं है। थोड़ा सा मैंने जो शुरू में भी आग्रह किया था कि थोड़ा सा पैटर्न ऑफ थिंकिंग चेंज करने की जरूरी है। नेपाल और भारत का संबंध में किसी भी तरह का कोई दरार ला ही नहीं सकता, भले वो प्राइम मिनिस्टर एक रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से कहीं पे कोई साइन करके आ जाए, वो एक मैटर होती है, पर जनता जनता बीच का जो एक कोऑर्डिनेशन है, पीपल टू पीपल जो रिलेशन है, वो बड़ा ही एक आध्यात्मिक रिलेशन है, उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। रही बात थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स की, तो वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को। अब हो सकता है कि मेरी समझ, अब मेरे साथ जो बैठे हैं बड़े अग्रज लोग हैं, मैं उनका बड़ा आदर सम्मान करता हूं, हो सकता है कि मेरी समझ थोड़ी सी कम हो, पर मेरा जो परसेप्शन ऑफ अभी का जो व्यूज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो भारत को भी थोड़ा सा इस मैटर में बड़ा सजगता के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मुझे तो वो दिन याद है जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रही थी तो बहुत सारे नेपालियों ने भी शहादत दिया था। तो अभी नेपाल, राजीव जी, बात अगर भारत के स्टैंड की बात की जाए, भारत की स्टैंड की बात की जाए तो भारत की तो एक नीति हमेशा से रही है। इसके पहले हमारे विदेशी मामलों के जानकार जो थे संजीव जी, वो भी वही बात कह रहे थे। भारत की नीति बहुत क्लियर रहती है, वो हिंसा के कभी समर्थन में नहीं रहती, हमेशा हर चीज का शांतिपूर्वक समाधान करने की बात होती है। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत ऐसे ही नहीं बना ना, आप ये समझिए, देश की दुनिया के मजबूत लोकतांत्रिक देशों में अगर हिंदुस्तान है तो वो यूं ही नहीं है। यहाँ की नीतियां, पड़ोसियों के साथ में अच्छे संबंध, सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है। लेकिन और आप ये देखिए, इंटरफेरेंस कभी किसी का नहीं होने देते। नेपाल के लिए तो बात ही बार बार ये हो रही है, अंजुना जी अगर इसको समझा पाएं, बात ही ये बार बार होती है कि जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से चाइना हो या पाकिस्तान हो, लगातार वो नेपाल के लिए सॉफ्ट टारगेटेड रहे हैं, नेपाल उनका सॉफ्ट टारगेट रहा है, लेकिन उस चीज को सॉल्व करने की जगह वो अपने कहा जाए निजी हित में चीजें ऐसे करते चले गए कि आज स्थिति ये हो गई। हाँ जी, क्या है कि जब नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार ये ओली और प्रचंड मिल के सरकार बना था, वो साल से सबसे धीरे 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 करके एंटी इंडियन वो इमोशन बढ़ रहा है काठमांडू में, सेंटिमेंट्स को कैश कर रहा है चाइना और पाकिस्तान। और क्या है कि नेपाल और भारत का संबंध बहुत पब्लिक का रिलेशन बहुत पवित्र है। ये राजीव जी ने भी कहा कि मेरे सामने इतना मेहमान है, वो एक्सपर्टीज है, वो भी जानता है। लेकिन सवाल क्या है, सिर्फ ये पॉलिटिकल गंदे से पॉलिटिकल का जो हालत है, पॉलिटिकल लीडर का जो सोचाई है, पॉलिटिकल लीडर का जो मकसद है, इसके
कारण पब्लिक टू पब्लिक का रिलेशन भी कुछ हो सकता है, इसमें भी रिलेशन तो अच्छा नहीं है, ये वाला न्यूज आ रहा है। सिर्फ वो नहीं है, पब्लिक टू पब्लिक अच्छा है। सिर्फ अब क्या करना है कि भारत और नेपाल के रिलेशन अच्छा बनाने के लिए, नेपाल को शांत करने के लिए, पड़ोसी देश के नाते से नेपाल और भारत बड़े और छोटे भाई के भी जैसा देश है, मानता है, क्योंकि हमारे अभी का संबंध नहीं, सदियों के संबंध है। हम चाह के भी चाइनीज के गोद में नहीं जा सकते पब्लिक, क्योंकि यहाँ के रोटी बेटी का संबंध है, खान पान मिलता है, भाषा मिलते हैं, सब चीज शैली मिलते हैं। तो इसके लिए अभी का बात क्या है कि ये आंदोलन में क्या चीज का घुसपैठ है, क्योंकि हमारे देश के भगवान पशुपतिनाथ में भी अंदर जाके वहां के भी मंदिर तोड़ने की कोशिश हुआ था आंदोलन के दौरान में। तो वो सबसे वो मिस्टीरियस बात यही है। अभी जो सरकार बनाने के लिए भी कोशिश चल रहा है, वो कोशिश भी फेल हो रहा है। तो ये बात बहुत, ये सवाल बहुत वो है। और इसके कारण आपका वो यदि बॉर्डर टाइट करना पड़ेगा, आपका सिक्योरिटी देखकर यदि बॉर्डर टाइट करना पड़ेगा, तो फिर नेपाल में वो आएगा, फिर नेपाल में नई तरीके से न्यूज आएगा कि नेपाल, इंडिया ने फिर नाकाबंदी कर दिया, फिर बॉर्डर सील कर दिया। ये भी गलत बात होता है। लेकिन अंजना जी, दिक्कत ये है कि अपनी बॉर्डर सिक्योर इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर आंदोलन के नाम पर जेल में कई कुख्यात लोग थे, कई कुख्यात अपराधी थे, उनको रिहा कर दिया। ऐसे में तो अपना एजेंडा सेट करने वाले तो एजेंडा सेट कर सकते हैं, भारत सबसे पहले अपनी सुरक्षा जरूर देखेगा। मैं गलत बोली सुदर्शन जी? बिल्कुल सही कह रही है नैना जी। देखिए, कार्की जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। एक तरीके से जब से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें बनना शुरू हुई, और ये शुरू हुआ है सिलसिला, आपको पता है, जैसी डेमोक्रेसी का नाम आया, ठीक, तो चाहे वो ओली हो, चाहे वो प्रचंड हो, चाहे जो आते रहे, वो आते रहे, जाते रहे, वही आगे पीछे करते रहे। तब से नेपाल की जमीन को इस्तेमाल किया गया है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए। बिल्कुल। जो टेररिस्ट थे वो नेपाल के जरिए हिंदुस्तान में आते थे, नेपाल के जरिए उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी की हैं जो कोई भी एक मित्र देश नहीं करेगा। ठीक है, अब ये कहना कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, ये अब अपनी जगह पे सही, भले ही सही होगा, लेकिन ये जरूरी ये भी है कि नेपाल के जो जनता है उसको भी निर्णय लेना होगा कि उनका सही दोस्त कौन है, उनको किसके साथ चलना है। अब चाहे जैसे राजीव जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो है ना, अगर ओली जी ने कुछ साइन कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि नेपाल के लोगों ने किया। भाई, नेपाल के लोगों के ही तो प्रतिनिधि हैं ओली जी। बिल्कुल, अगर ओली जी ने साइन किया है तो वो उन्होंने नेपाल के नाम पे किया है, अपने नाम पे नहीं किया है। तो मतलब यह है कि नेपाल ये मानता है, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन अगर बदल के लिपो ले का वो मैप आपने चेंज किया है, वो तो नेपाल की जनता के नाम पे हुआ ना। ओली जी ने अपने नाम पे तो नहीं किया था, या जिसने भी किया था उसने अपने नाम पे तो नहीं किया था। तो यहाँ पे नेपाल की जनता को भी कुछ अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। यही डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का नाम भी यही होता है। तो सुदर्शन जी, क्या यहाँ की युवा जिस तरह से बात करें कि भाई जो संविधान है वो किस रूप में होना चाहिए, उसमें उस संविधान में क्या ये वाला हिस्सा भी है? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि भाई नेपाल के युवा बखूबी जानते हैं इस चीज को लेकर, समझते हैं। बिल्कुल जानते हैं। और देखिए, युवा अपनी तरफ से इम्पेशेंट होते हैं, जेंसी खास करके इम्पेशेंट होते हैं, जेंसी खास करके चाहते हैं तुरंत कुछ हो जाए, हम इंतजार ना करें। आप देखिए, मैं तो देखता हूँ हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट में भी अगर बटन दबाना है तो वो बार बार 5 बार 6 बार 7 बार बटन दबाएगा ताकि लिफ्ट जल्दी आ जाए, क्योंकि इंतजार नहीं है, चाहे एक दबाए चाहे 1000 दबाए, लिफ्ट तो उसी रफ्तार पे आएगी। ये जेंसी की कैरेक्टरिस्टिक है। एक ठीक है, कई इम्पेशेंस तो है, लेकिन एक ये पॉजिटिव बात ये है कि वो अपनी चीज पर अड़े हुए हैं कि अब वो इधर उधर की लेफ्ट राइट की बात नहीं होगी, जो होगी बिल्कुल टू द पॉइंट बात होगी, और जिस चीज को लेकर उनका आंदोलन है अब उनकी बात माननी पड़ेगी। हालांकि बिल्कुल सही, ये बात जरूर कही जा सकती है कि अब आने वाले वक्त में चुनौतियां बहुत ढेर सारी है कि डील किससे करना है, प्रधानमंत्री कौन चुना जाएगा, प्रधानमंत्री जो चुना जाएगा उसकी नीतियां किस तरह की आने वाले वक्त में रहने वाली हैं, संविधान को भंग करने की बात अगर यहाँ की युवा कर रहे हैं, वो संविधान किस तरह का रहने वाला है, भारत को लेकर आखिर किस तरह से भूमिका आने वाले प्रधानमंत्री की रहेगी। ये जरूर कहा जा सकता है पीएम कोई भी बने, लेकिन वो कांटों भरा ताज कुछ समय के लिए जरूर रहने वाला है। सर, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस इंतजार जरूर किया जा रहा है कि नेपाल जिस तरह से धधक रहा है, यहाँ पर जिस तरह से तनाव का माहौल है वो सामान्य हो और एक बार फिर से वहाँ पर जिंदगी पटरी पर आए, और जिस तरह की तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने नेपाल की आई है वो जरूर दुरुस्त हो।